Good morning, students. I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. I hope you all are doing well and staying safe. Due to the lockdown, you are not able to attend your regular classes, but we believe that learning must go on. So, we have decided to provide you these video lectures to boost up your learning. Students, you are new to this commerce stream and this is my first interaction with you. So I will start with the basic introduction of your subject. For this, we need to understand the meaning of accounting and why there is need to study accounting. If we take the point of view of a businessman, every businessman wants to know the performance of his business. For example, how much he is earning, how much he is liable to pay to others, what is the amount of purchase, what is the amount of sale. इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहेंगे कि एक बिजनेसमैन को ये जानना होता है कि उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, कितना वो अर्न कर रहा है, कितना जो है उसको दूसरों को पे करना है, उसने कितना लोन लिया है. तो इन सब चीज़ों का आंसर लेने के लिए उसको अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, तभी उसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी. तो ये जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने का प्रोसेस है, इसे ही हम अकाउंटिंग कहते हैं. सो बेसिकली हमने कहा कि अकाउंटिंग जो है वो क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. अब यहाँ पर जो ये वर्ड है ट्रांजैक्शन, इसका क्या मतलब है कि जब हम मनी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं तब उसे हम ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं. कि जब एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ट्रांजैक्शन. सो एक सिंपल सा जो अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें अकाउंटिंग को, तो अकाउंटिंग कहता है कि हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का. अब हम एक फुल फ्लेज डेफिनेशन की बात करेंगे अकाउंटिंग की. अकाउंटिंग कहती है कि इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and interpreting the transactions of financial nature in terms of money. अब यहाँ मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज़ किया है, एक एक करके हम उनके बारे में बात करेंगे. मैंने लिखा कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है, किसका, रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग मीन्स कि हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो है वो रिकॉर्ड करना है, हमारी बुक्स में हमें अकाउंट बना करके उन्हें रिकॉर्ड करना है. देन आई सेड क्लासीफाइंग, कि उनको जिन ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया उन्हें क्लासीफाई करना है. क्लासीफाई मीन्स पर्टिकुलर कुछ कैटेगरीज में हमें उन्हें बांटना है. देन समराइजिंग, समराइजिंग मीन्स हमें एक समरी की फॉर्म में उन्हें लाना है ताकि हम उनसे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल पाएँ. देन इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग मीन्स कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को जो है वो ड्राउट करना, ड्रैग करना. एंड इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर मीन्स फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए वो, इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम मनी के रूप में मेज़र कर सकें. अभी ये एक रफली सा आइडिया दे रहा है आपको ये डेफिनेशन अकाउंटिंग के बारे में. बेसिकली डेफिनेशन ये कहना चाह रहा है आपको कि आपको अकाउंटिंग का जो प्रोसेस करना है उसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेगी. फर्स्टली आप रिकॉर्ड करेंगे, देन आप उन्हें क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद उनकी एक समरी तैयार करेंगे और उस समरी में से कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालेंगे. और वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस का जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, मीन्स जिन्हें हम मनी की टर्म्स में जो है वो मेज़र कर सकते हैं. बेसिकली ये अकाउंटिंग हमें बताती है. अब ये जो डेफिनेशन है इसी में से वन बाय वन करके हम अकाउंटिंग के जो फीचर्स हैं उन्हें डेराइव करेंगे, वो हमें मिलेंगे. फर्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग का नेचर या करेक्टरिस्टिक की, कि उसकी क्या विशेषता है. तो फर्स्ट जो है हम इसके बारे में कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है.
कैसे है आर्ट? आर्ट एंड साइंस बोथ। कैसे हमारी अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। अब आर्ट का जो पहला पर्पस होता है, आर्ट जो होती है वो एक प्रोसेस होती है ऑफ अटेनिंग अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आर्ट के बारे में हम कहते हैं कि आर्ट वो होती है जिसमें हम पहले से ही अपना कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं और उसको अचीव करने की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग कैसे आर्ट हुई? यहाँ पर जो हमने ये सारी एक्टिविटीज़ की बात की, ये सारी एक्टिविटीज़ हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि हमें हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानना है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव हुआ, तो उस वे से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है। देन मैंने कहा कि अकाउंटिंग साइंस भी है। कैसे है? अब साइंस जो होती है वो कहते हैं कि साइंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज having some principles and laws। कि साइंस के बारे में हम कहते हैं कि साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। मीन्स एक नॉलेज का बंडल है जो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में है। और वो किस पर बेस्ड है? वो सारी नॉलेज प्रिंसिपल्स और लॉज पर। आपने 10th में पहले पढ़ा होगा ये बात कि साइंस में आप बहुत सारे प्रिंसिपल्स, लॉ, न्यूटन लॉ, तो ये सब पढ़ते हैं आप। ये पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट किए गए लॉज हैं। तो अब हमारी अकाउंटिंग को हम कैसे कह सकते हैं कि ये साइंस है? अब अकाउंटिंग के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेस पे हम हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स हैं। तो ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक बनती है अकाउंटिंग की। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम डेफिनेशन से ही डिराइव करेंगे। मैंने डेफिनेशन में बोला फाइनेंशियल नेचर। तो सेकंड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का वो यही बनेगा कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका सर्टेनली फाइनेंशियल नेचर होना ज़रूरी है। यानी वो फाइनेंस के नेचर की हो, मनी टर्म्स में हो। बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं हमारे बिजनेस में जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं होती हैं लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं अकाउंटिंग में। फॉर एग्जांपल, कोई एक्सपीरियंस्ड हमारा मैनेजर है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो हमारा बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट होगा, बट उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर में कोई फाइट हुई है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है जिससे काम हमारा जो है वो स्टॉप हो गया है हमारी फैक्ट्री में। अब ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल नेचर नहीं है इसका। तो बेसिकली यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो ही ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे जिन ट्रांजैक्शंस का नेचर जो है वो फाइनेंशियल नेचर है, जिन्हें आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड फीचर कहता है, यही हमारी डेफिनेशन से डेराइव करूँगी मैं इसको, इन टर्म्स ऑफ मनी, कि आपको जो है ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करना है वो मॉनेटरी टर्म्स में करना है, मनी की फॉर्म में करना है। अब आपको लगेगा कि अभी हमने बात की है इसकी फाइनेंशियल में, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बिजनेस में जो भी चीज़ें हैं, हमारे पास सपोजिंगली 10 चेयर्स हैं, हमारा कोई फर्नीचर का बिजनेस है, हमारे पास हमने 10 चेयर्स का प्रोडक्शन किया है, 20 टेबल्स हैं हमारे पास, तो उन्हें हम नंबर ऑफ चेयर या नंबर ऑफ टेबल्स की फॉर्म में नहीं रखेंगे कि हमारे जो हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, जब हमें ये नहीं लिखना है उसमें कि हमारे पास 10 चेयर्स हैं, 20 टेबल्स हैं। नो, आपको उनकी मनी वैल्यू डिनोट करनी है कि अगर वो 10 चेयर्स हैं, एक चेयर का वैल्यू अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है, तो उन टोटल चेयर्स की वैल्यू जो है वो 10,000 रुपीज़ है। आपको वो 10,000 रिकॉर्ड करना है, ना कि नंबर ऑफ चेयर्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मॉनेटरी टर्म्स में आप जो है वो चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, मनी की फॉर्म में, नंबर ऑफ आइटम्स की फॉर्म में नहीं। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो कहता है कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग के सारे फंक्शंस की बात करेंगे। अब वो फंक्शंस और कुछ नहीं, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अकाउंटिंग में परफॉर्म करते हैं। इन्हीं सारे के बारे में हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
अब ये जो सारे फंक्शंस हैं, इन्हें आप ये भी कह सकते हैं कि ये कार्य हैं हमारी अकाउंटिंग के, एक्टिविटीज़ हैं, स्टेप्स कह सकते हैं आप इन्हें, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अब ये आपका एक अलग से टॉपिक भी है, अकाउंटिंग साइकिल। तो ये सभी चीज़ें एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग साइकिल का टॉपिक भी हमारा इसमें कवर होगा, और हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक का वन ऑफ द पॉइंट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, वो भी इसमें हमारा जो है वो कवर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं वन बाय वन इसकी। फर्स्ट हमारे पास जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल कह लूँ मैं, या फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो हमें क्या कहता है यहाँ पर, कि सबसे पहले तो आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई से मेरा क्या मतलब है यहाँ पर, आइडेंटिफाई मीन्स कि मुझे देखना है कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की भी या नहीं है, कि मैं उसको रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो फर्स्ट मेरा जो फंक्शन रहेगा, या मैं कहूँ कि मेरा अकाउंटिंग साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कि उसका नेचर कैसा है, क्या वो फाइनेंशियल नेचर की है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। सेकंड हम जब देख लेते हैं कि यस ये फाइनेंशियल नेचर की है, इसका जो इफेक्ट है इस ट्रांजैक्शन का, उसको मैं मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाऊंगी, मुझे पता है कि उसकी मनी वैल्यू क्या है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज रिकॉर्डिंग, कि हमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड कैसे करना है, रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो पहली बुक ऑफ अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, पहली जो हम बुक बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं जर्नल। ये आपका जो इंग्लिश वर्ड आपने सुना होगा जर्नल, उससे ये अलग है, दैट इज द नेम ऑफ अ बुक, कि हमारी जो अकाउंटिंग की फर्स्ट बुक बनती है उसको हम बोलते हैं जर्नल। अब अगर बिजनेस का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, यानी लार्ज साइज पे वर्क कर रहा है बिजनेस, तो उसकी ट्रांजेक्शन्स कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगी, वो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करता होगा पर डे पर मंथ में। तो उन्हें अगर हम जर्नल में रिकॉर्ड करें तो हमारे पास जो डाटा है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा हमारा डाटा, क्योंकि इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को एक बार में रीड करना और उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जर्नल को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कब करेंगे, जब बिजनेस का साइज थोड़ा बड़ा है, एक साथ इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स से हम कुछ रिजल्ट निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हमारे पास दूसरा केस क्या रहता है कि हम क्या करेंगे, सब्सिडरी बुक्स बना देते हैं। सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक बुक्स, की यानी वो इसको हेल्प कर रही हैं जर्नल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो सब्सिडरी बुक्स में हम सोचते हैं कि हम कैश की ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कैश बुक में मेंटेन कर दें। अगर हमने कैश में नहीं किया है कुछ काम हमने उधार में किए हैं, सपोज हमने उधार में परचेज किया है, तो हम उसकी ट्रांजेक्शन को जो है वो परचेज बुक में मेंटेन कर दें। अगर हमने कुछ सेल किया है और वो सेल हमने उधार में किया है तो उसको हम सेल्स बुक में डिनोट कर लें। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह की सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं। ये तब करना है हमें अलग अलग जब हमारी ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हैं। अगर हमारे पास कम है, शॉर्ट साइज का बिजनेस है, स्मॉल साइज बिजनेस कर रहे हैं, तो जर्नल में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि हमें रिकॉर्ड कैसे करना है हमारी ट्रांजेक्शन्स को। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो कहता है कि आपको जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन्स को जो है वो क्लासीफाई करना है। अब क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई का मतलब क्या है यहाँ पर, कि एक कॉमन नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उन्हें हम ग्रुप कर लेंगे। जैसे कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को एक अलग जगह पर ग्रुप कर देंगे आप, परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को हम एक अलग जगह पर ग्रुप बनाएंगे, उनका सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का एक अलग ग्रुप बनेगा। अब उनके लिए हम एक अलग अलग अकाउंट खोलेंगे। हमने पहले भी देखो वैसे पहले बात की कि कैश, परचेज, सेल, बट ये क्लासिफिकेशन उससे डिफर कैसे है। यहाँ पर हम हर चीज़ के लिए एक इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हैं। सपोज कस्टमर्स के लिए हम एक अलग से अकाउंट ओपन करेंगे, कस्टमर अकाउंट। सप्लायर्स हैं जो हमारे, जिनसे हम माल खरीद रहे हैं, उनके लिए अलग से अकाउंट मेंटेन होगा। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन में हम हर एक पर्पस के लिए एक अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे। अब उस अकाउंट को हम क्या बोल देते हैं, लेजर। ये हमारी अकाउंटिंग टर्म्स में जब हम हर चीज़ के लिए एक अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं लेजर।
ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आएगा क्लासिफिकेशन के बाद, वो हमें क्या बोलता है कि आपको करना है समराइजेशन। समराइजेशन में हमें क्या करना होता है, आपने पढ़ा होगा वैसे ये वर्ड समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब होता है एक समरी तैयार करना। अब यहाँ मैंने आपको बोला कि आपको ना क्लासीफाई करना है। अब क्लासीफाई करने के बाद आपके पास इतने सारे अकाउंट हो गए, कैश का, परचेज सेल, कस्टमर्स का, सप्लायर्स का, फर्नीचर का। तो इतने सारे अकाउंट को हम एक बार में देखें और उससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल पाएं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है हमारे लिए, और कंफ्यूजिंग के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा शॉर्ट टाइम में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है हमारी, तो हम एक समरी तैयार करना चाहते हैं। तो हम एक समरी जब तैयार करते हैं तो उसके लिए हम एक ऐसा अकाउंट तैयार करते हैं, एक ऐसी या स्टेटमेंट तैयार करते हैं हम, जिससे हम शॉर्ट टाइम में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमारा बिजनेस जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए जो पहला काम आपको करना है वो आपको करना है कि जो आपने अभी अपने अकाउंट बनाए, अलग अलग लेजर्स बनाए, उनको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस कर लेने का मतलब क्या है कि एक कस्टमर को आपने कुछ उधार में बेचा, अब आपको उसने कुछ पेमेंट कर दी, फिर उसके बाद वो फिर से आया, उसने आपसे कुछ फिर से उधार में ले लिया। ऐसे टाइम टू टाइम आपकी एंट्रीज आप करते जा रहे हो उस कस्टमर के अकाउंट में, ठीक है। अब लास्ट में आपको उसका बैलेंस निकाल लेना है कि अब ये सारा कुछ कर लेने के बाद क्या मैंने उस कस्टमर से, मेरा पूरा हो चुका है हिसाब, वो अपने सारे पैसे दे चुका है, या मैंने अभी उससे कुछ लेना मेरा रहता है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस करना, कि एक फाइनल बैलेंस निकाल लेना कि अब इस पर्सन से मेरी लास्ट डीलिंग क्या है, लास्ट अब मेरे पास क्या कंक्लूड है। तो वो बैलेंसिंग करने का काम हम समराइजेशन में करते हैं, कि मेरे पास एक समरी हो। ये नहीं हो कि मैंने पूरे साल में अगर 20 बार उस कस्टमर के साथ डील किया है तो मेरे को 20 बार रीड करना पड़े। फाइनल बात क्या है कि फाइनली अब मैंने उससे लेना कितना है, या वो पूरा कर चुका है अपना हिसाब। ऐसे ही अपने सप्लायर्स को मैंने कितना देना है, फाइनली मुझे एक अमाउंट पता हो कि मेरे को इतना पैसा देना है। तो वो समरी का काम करता है। तो यहाँ समराइजेशन में हम पहला काम क्या करते हैं, अपने लेजर्स की बैलेंसिंग करते हैं। सेकंड हम क्या करते हैं इसमें कि हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, कि हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं। ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है कि हमारे जो भी फाइनल बैलेंस आते हैं लेजर्स के, उन फाइनल बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। तो उससे होगा क्या, एक शॉर्ट समरी तैयार हो जाएगी। अब ट्रायल बैलेंस को सिर्फ देख लेने से आपको पता लग जाएगा कि मेरे जो इतने सारे लेजर्स, इतने सारे अकाउंट मैंने जो बनाए हैं, उनका फाइनल रिजल्ट क्या है। वो सारी फाइनल अमाउंट्स हमारी ट्रायल बैलेंस में लिखी होंगी, ठीक है। तो इसे आपको एक समरी के रूप में समझ में आ जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है। अब समरी में हम सिर्फ ये नहीं देखना चाहते हैं कि हमारे लेजर्स का रिजल्ट क्या है, उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट अर्न किया, लॉस हुआ, हमें क्या हुआ। तो उसके लिए आप एक और चीज़ बनाते हैं, उसको आप नाम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपको ये बताता है कि या तो आपने प्रॉफिट कमाया है या आपने लॉस कमाया है। तो इससे ये मेन चीज़ है हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन ईयर के एंड में, एक साल के एंड में उसको ये जानना है, ज़रूरी नहीं है वैसे 1 ईयर ही हो, एक ड्यूरेशन के एंड में हम कह सकते हैं कि उसको ये जानना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं या मुझे लॉस हो रहे हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि फिर वो उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर पाएगा ना अपने बिजनेस में। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये हमारा है समरी का एक इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट समरी प्रिपेयर कर लेने के बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट, कि हमें उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कुछ कंक्लूजन्स निकालना, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल करके लाना। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कि मुझे एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है वो विश्लेषण करना। एनालिसिस का मतलब है हमारे पास कि विश्लेषण कर रहे हैं आप, कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो तो ठीक है कि हमें पता लग गया कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है, बट इंटरप्रेट का मतलब यहाँ पर थोड़ा वाइड है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो किन रीज़न से हो रहा है, वो रीज़न्स हमें पता होने चाहिए ताकि हम उन्हें मेंटेन कर पाएँ आगे भी। और अगर लॉस हो रहा है तो किन कारणों से लॉस हो रहा है, हमें वो रीज़न्स हमें पता होने चाहिए
तभी हम उन्हें ठीक कर पाएंगे ना। अगर हमें रीज़न पता होगा कि इस वजह से मुझे लॉसेज हो रहे हैं, तभी हम उन रीजंस को ठीक कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग कि एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना। एंड द लास्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमें कहता है कि आपको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट हम किसको करेंगे? जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, जो यूज करते हैं, यानी आपका जो ऑनर है, हमारा जो बिजनेसमैन जो इसका मेन बिजनेस है वो, उसके एम्प्लॉयज़, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी कई बार देखना चाहते हैं कि ये जो फर्म है या जो ये बिजनेस है ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर सेल अच्छी है तो इट मीन्स प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे उसके। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, गवर्नमेंट भी इसका एक यूजर होती है, बिकॉज गवर्नमेंट भी एक नज़र रखती है कि हर बिजनेसमैन जो है वो कितने का प्रोडक्ट बेच रहा है, कैसे सेल कर रहा है, क्या पॉलिसीज हैं उसकी। तो हम कम्युनिकेट करते हैं उसको। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन में एक लाइन बोली जाती है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस है ना वो कैसा काम कर रहा है उसके बारे में अगर आपको कुछ बोलना है ना, तो वो आप तभी बोल पाएंगे जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, कि अकाउंटिंग ही लैंग्वेज है उसकी। तो वो हम कम्युनिकेट करते हैं। अब ये जो हमने सब बात की, ये सभी हमारे फंक्शंस भी हैं अकाउंटिंग के, एक्टिविटीज़ भी हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं आप इन्हें, और अकाउंटिंग साइकिल है ये हमारा जो वर्क करता है। एक समअप करेंगे इसको हम एक बार फिर से। सबसे पहले आपको देखिए आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है आपको यहाँ पर? कि आप अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या मनी की टर्म्स में माप सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को। अगर आपको लग रहा है कि उसका इफेक्ट आप मनी में मेजर कर सकते हैं, तभी आप उसको आगे पिक करेंगे, तभी आप उसको आगे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आप उसको करते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के आपके पास हैं दो वेज। फर्स्ट इज कि आप जर्नल में एंट्रीज पास कर दें। अब आपको लगता है कि आपका बिजनेस साइड थोड़ा बड़ा है, साइज ज़्यादा बड़ा है हमारे बिजनेस का, तो आप चाहें तो अपने जर्नल को आगे डिवाइड कर दें सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स में आप कैश के लिए एक अलग से बुक मेंटेन कर लें। जैसे आप देखिए करते हैं ना अपने कि अलग अलग सब्जेक्ट की नोटबुक लगा लेते हैं। देखिए जब आप अब छोटे थे तो आप एक ही नोटबुक में सारा काम कर लेते थे अपना। एक ही नोटबुक थी आपके पास जिसमें आप इंग्लिश हिंदी सब वर्क कर लेते थे। उसके बाद हम जैसे जैसे देखिए बड़े हुए तो हमारे सभी सब्जेक्ट्स की नोटबुक अलग अलग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारा वर्क बढ़ गया। तो ऐसे ही बिजनेसमैन है, उसका काम बढ़ गया है तो अब उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद अब उसने रिकॉर्ड तो कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद उसको नेक्स्ट स्टेप पर आना है कि उसको क्लासीफाई करना है अपनी ट्रांजेक्शन्स को, यानी ग्रुपिंग करनी है कि एक एक नेचर की ट्रांजेक्शन को एक एक अलग से अकाउंट में डालना है। तो उसने सोचा कि मैं अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ, खाते बनाता हूँ, जिसको हम कह देते हैं लेजर्स। तो उसने लेजर बनाए। लेजर बनाने के बाद अब उसको लगा कि काम तो हो गया क्लासिफिकेशन का, बट अगर मुझे इमीडिएटली कुछ जानना है मेरे बिजनेस के बारे में तो मैं कैसे करूँगा? तो मुझे एक समरी तैयार करनी पड़ेगी। तो उसने समरी तैयार की जब, तो समरी में उन्होंने देखा कि मैं जो है एक ट्रायल बैलेंस मेंटेन करता हूँ जिसमें मैं अपने बैलेंस लिखूंगा, यानी मेरा जो फाइनल रिजल्ट है, जो भी मैंने लेजर्स बनाए हैं या जो भी मैंने खाते बनाए हैं, उनका एक फाइनल रिजल्ट जो है मैं ट्रायल बैलेंस में लिखता हूँ, जिससे देखते ही मैं समझ जाऊँ कि मेरे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है। उसके बाद मुझे प्रॉफिट लॉस देखना है तो मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन कर लेता हूँ। अब इसमें से मुझे मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालने हैं, तो उसके लिए मैंने किया एनालाइज अपनी इंफॉर्मेशन को, उसका विश्लेषण किया और इंटरप्रिटेशन किया, इंटरप्रेट करके कुछ रिजल्ट्स निकाले उसमें से। अब उन रिजल्ट्स को हमने कम्युनिकेट करना है। अब कम्युनिकेट करने के लिए आप कोई रिपोर्ट बना सकते हैं जिसमें आप एक ग्राफिकल फॉर्म में ट्रेंड्स दिखाएं कि बिजनेस का प्रॉफिट कैसे कैसे ऊपर जा रहा है। उसके अलावा कोई आप टेबल बना करके दिखा सकते हैं। ये सारे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज आपने देखिए पढ़ा कि मीनिंग क्या है हमारा और अकाउंटिंग में हमें स्टेप्स क्या क्या परफॉर्म करने होते हैं, इन सब के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। स्टडी कीजिए केयरफुली। हैव अ नाइस डे।